गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा एक लॉन्ग गैप के बाद में हम लोग फिर से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उसके लिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर प्लांट का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वह है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो जैसे आपको हमने ये प्लांट किंगडम जो आपका टॉपिक कराया था, तो प्लांट किंगडम में आपको सबसे लास्ट टॉपिक जो लास्ट पॉइंट टॉपिक था वह था आपका फ्लावरिंग प्लांट, दैट मीन्स की एंजियोस्पर्म। तो जब भी बात फ्लावरिंग प्लांट की होती है इसका मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात हो रही है। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का नाम हो गया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दो चीजें हैं यहाँ से, जब भी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की अगर बातें हो रही है कि फ्लावरिंग प्लांट की, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की ये पॉइंट ले लो तो इसका मतलब हो जाएगा एंजियोस्पर्म। रिकॉल कर लीजिए फिर से बात को, जैसे इस चैप्टर के पहले आपने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दो अलग अलग टर्म हैं जो एज ए प्रेफिक्स के रूप में यूज होते हैं। उस टर्म का मतलब, जैसे मॉर्फोलॉजी में आपका जब स्टार्ट हुआ तो आपको बताया गया कि मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मतलब बाहरी बनावट, क्या रूट है, क्या स्टेम है, लीफ है, ये सारी चीजों के बारे में। उसी तरह एनाटॉमी एक टर्म है जिस टर्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल टिश्यू के अंदर की, यानी प्लांट बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उससे रिलेटेड बातें वहां पर। और फ्लावरिंग प्लांट वहां पर भी टर्म था, फ्लावरिंग प्लांट यहां पर भी टर्म है, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एनाटॉमी पढ़ना। एनाटॉमी हमारा भी होता है ह्यूमन एनाटॉमी, यानी हमारे बॉडी के अंदर की बनावट, यानी हमारा हार्ट कैसा है, हमारा लीवर है, किडनी है, स्टमक है, जो भी है, बोन है, इन सब की स्टडी, दैट इज हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ जिसे ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। उसी तरह एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी, और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, तो यहां पर ये हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में अगर रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट को कहते हैं। तो जिस प्लांट में क्या होते हैं, सीड विथ सीड कोड, एक कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर कि जिस प्लांट में फ्लावर होते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। चलिए ये बात हमारी हो चुकी है। अब एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है, एनाटोस मतलब होता है इंटरनल, ठीक है। तो एनाटॉमी का मतलब, अगर टर्म एनाटॉमी की बात की जाए तो एनाटॉमी का मतलब क्या कहता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि जो टिश्यू है उसके टिश्यू के अंदर के सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो यानी एनाटॉमी से ही हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं फाइंड आउट सेल फाइंड आउट सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल के अंदर का जो टिश्यू के अंदर जो सेल है उस सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से है, हमें इस इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी से हमें मिलता है। अब जब बात यहाँ पर फाइनल हो गई है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो इसलिए कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ plant is called
is called anatomy of flowering plant. A study of internal structure of plant is called anatomy of flowering plant या anatomy of plant कह सकते हैं। कहते हैं anatomy help to find out cell organization in टिश्यू। साथ ही साथ अगर कोई टिश्यू है तो उस टिश्यू के अंदर कौन सा सेल हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, कैसे पता चलेगा, उसके एनाटॉमी से पता चल जाएगा। सेल ऑर्गेनाइजेशन इन टिश्यू लाइक नंबर ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, that is प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी वह सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, ये भी फाइंड आउट हमको इससे पता चलेगा। कहीं पर भी वर्ड एनाटॉमी आए तो मतलब सिंपल समझो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर में सारे चीज इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, फिर जो टिश्यू हैं वो ऑर्गेनाइज होकर के क्या कराते हैं, ऑर्गन, तो उससे हमें टिश्यू से उस ऑर्गन का भी ऑर्गेनाइजेशन पता चल जाता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन ऑल्सो। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर एनाटॉमी जो टर्म आया है एक टिश्यू के रिलेटेड में आया है, क्योंकि प्लांट में टिश्यू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लांट में ऑर्गन नहीं है, प्लांट में सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे टिश्यू मिल करके काम कर रहे हैं। हमारे जैसा उनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेट करके पूरे बॉडी में सभी कंपोनेंट की सप्लाई करता है, उस तरह से प्लांट में कोई ऑर्गन सिस्टम यानी इस तरह से वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, अब आइए तो एक पहले टर्म देते हैं हम लोग टिश्यू की। ये तो एनाटॉमी की बातों को समझे हम लोगों ने। अब आइए एक टर्म देते हैं हम लोग किसकी, तो एक टर्म हो गया टिश्यू का। तो टिश्यू क्या है, टर्म टिश्यू कितने दिया। टिश्यू टर्म जो है वह सबसे पहले एन ग्रीव ने नेमिया ग्रीव कहते हैं। तो टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय term tissue was given by N ग्रीव, नेमिया ग्रीव कहते हैं पूरा नाम। तो ये जो टर्म है टिश्यू का वो किसने दिया है, तो टिश्यू टर्म जो है वो नेमिया ग्रीव ने दिया है। अब देखो, कोई भी जो टिश्यू है, टिश्यू टर्म जो टर्म दिया है टिश्यू, और टिश्यू है क्या, ये चीजों को हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा। ओके, तो टिश्यू का डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, ए ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन फंक्शन एंड ओरिजिन, यानी एक ही जगह से वो बन के आएगा, जिसका फंक्शन भी सिमिलर होगा, ओरिजिन भी सिमिलर होगा, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज सिमिलर और डिसिमिलर। बात को समझिए, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, आपको पूरा समझाते हैं। तो टिश्यू का डेफिनेशन कहता है टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल structurally similar or dissimilar which have
which have common function and origin। अब देखिए कि यहाँ पर हम एक इस तरह से ये टिश्यू बना दिए, दिस इज टिश्यू, ओके। इस टिश्यू के अंदर में ये बहुत सारे सेल हैं, दीज आर द सेल, ये सब सेल हैं, ये सभी सेल हैं। तो कहते हैं कि ये सेल, ये मान लो सेल ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। स्ट्रक्चर के हिसाब से ए और बी जो है वो जरूरी नहीं है कि सिमिलर होंगे, या ए और सी जो है वो जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम सिमिलर होंगे, लेकिन उनका फंक्शन जो होगा वो कॉमन होगा। यानी जो काम ये सेल करेगा वही काम ये सेल भी करेगा, जो काम ए सेल करेगा वही काम एफ का सेल भी करेगा। इस टिश्यू का, ये एक टिश्यू है पूरा का पूरा ग्रुप, यानी टिश्यू का मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल, यानी ये ब्लैक जो बाउंड्री दिए हैं यह एक टिश्यू है, और इस टिश्यू के अंदर इसने 6 सेल या 10 सेल या 1000 सेल या मिलियन ऑफ सेल भी हो सकते हैं, ठीक। तो इस सेल में ये टिश्यू के जितने भी सेल हैं इनका काम एक ही जैसा होगा, सभी एक ही काम करेंगे। जैसे आप समझ लो घरडा केमिकल्स है, या कहीं पे कोई चीज बनने की फैक्ट्री है, तो केमिकल कोई एक फैक्ट्री है, या कहीं पे समझो कि किसी चीज की बुनाई हो रही है, तो बुनाई करने वाले वहां पे जो कॉमन स्टाफ जो वहां पे बैठ के बुनाई कर रहे हैं वो सभी का काम क्या है, फंक्शन एक ही है, वो बुनाई करना, ठीक है। अब उनका ओरिजिन कहने का मतलब जैसे सेल के लिए कहते हैं कि ओरिजिन, यानी ये सेल सभी जगह, जो भी इस टिश्यू के सेल है वो एक ही जगह से बन के आए हैं। ऐसा नहीं है कि इसका एक सेल कहीं और से बन के आएगा, इसका एक सेल कहीं और से बन के आएगा, ये चीज नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कॉमन फंक्शन एंड ओरिजिन, यानी दोनों चीज कॉमन होंगे, एक ही जैसा काम करेंगे और एक ही जगह से बन के आएंगे। इसी तरह के चीज को हम लोग कहते हैं कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, ठीक। तो पहले तो टिश्यू के डेफिनेशन को हम समझ गए। टिश्यू के टर्म को किसने दिया था, कॉइन द टर्म बाय एंड्रयू ने दिया था। यहां तक की जब बातें हो गई, इसके आगे की बातों को चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात हम लोग किए टिश्यू का। अब टिश्यू के जो वर्क है, एक टिश्यू कोऑर्डिनेट करके प्लांट के दूसरे टिश्यू या ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करके उस प्लांट के बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। टिश्यू ऑफ one tissue of organ coordinate with one tissue of organ coordinate with another tissue, one tissue of organ coordinate with another tissue to perform plant फिजियोलॉजी। प्लांट के फिजियोलॉजी को पूरा, और फिजियोलॉजी टर्म का मतलब
हम सांस लेते हैं, खाना खा के खाना का डाइजेशन करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, यूरिनेशन दैट मीन्स एक्सक्रीशन करते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, ये सब हमारे फिजियोलॉजी है। उसी तरह प्लांट अपना खाना खुद बनाता है यानी फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट के अंदर भी वाटर जो है रूट से लेकर लीफ तक पहुंचता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये प्लांट का फिजियोलॉजी हुआ। तो हर एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए उसे एक अपना फिजियोलॉजिकल वर्क को पूरा करना आता है, वो उसका फिजियोलॉजी होता है। उसी तरह प्लांट जो है अपने फिजियोलॉजिकल एक्शन को पूरा करने के लिए प्लांट के किसी ऑर्गन का कोई भी एक टिश्यू वह कोऑर्डिनेट करता है प्लांट के दूसरे टिश्यू से, तब जाकर के प्लांट के फिजियोलॉजी पूरा हो पाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की। बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू की, टिश्यू के टाइप की बात करते हैं। प्लांट में तो यहां पर एक डिवीजन ही करते हैं हम लोग, ये टर्म दे देते हैं यहां पर टिश्यू। प्लांट के टिश्यू जो हैं वह मेन रूप से दो क्लास में बढ़ते हैं। ओके, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकेंड वन जो है वह है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, दो पहले क्लास में बांटा। किस बेसिस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन। ठीक, अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वह क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको कहते हैं जिसमें डिवीजन करने की टेंडेंसी है, जो डिवाइड करेगा। और परमानेंट टिश्यू का मतलब ये हुआ कि जिसमें टेम्पोररली या फिर परमानेंटली डिवीजन करने की टेंडेंसी या कैपेसिटी खत्म है। ठीक है, तो यहां पर डिवीजन यू कैन डिवाइड लिख देता हूं, यानी जो डिवाइड कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन इज प्रेजेंट, और इसमें टेम्पोररली और परमानेंटली लॉस्ट डिवीजन कैपेसिटी। तो परमानेंट टिश्यू का मतलब हुआ कि जिसमें टेम्पोररली या परमानेंटली डिवीजन करनी, यानी सेल डिवीजन नहीं होगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब हुआ कि जिसमें सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी है। अब परमानेंट टिश्यू जो है वो बेटा दो टाइप से है। ठीक, वो कौन कौन है? एक को बोलते हैं हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे? थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो स्पेस कम पड़ेगी मुझे। ऊपर से यहां से लिखता हूं मैं। तो एक होता है
सिंपल परमानेंट टिश्यू। और एक और ऐसे कर देता हूं, एक तो सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, और तीसरा है स्पेसिफिक यानी सेक्रेटरी टिश्यू। चलो एक और टाइप बढ़ा देता हूं मैं, यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। स्पेसिफिक टिश्यू, तो 3 तरह के टिश्यू आपको मैं कराऊंगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड स्पेसिफिक टिश्यू। ये हो गया है ए, ये कर लीजिए बी, और ये कर लीजिए सी। ठीक है, ए बी सी 3 टाइप के टिश्यू को बताऊंगा मैं आपको। अब परमानेंट टिश्यू जो है वह 2 टाइप के हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के कौन कौन? एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? ये 3 टाइप्स: पैरेन्काइमा, सेकेंड कोलिनकाइमा, एंड थर्ड वन स्कैलेनकाइमा। थर्ड वन इज स्कैलेनकाइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के हैं। एक होता है जाइलम, एंड सेकेंड वन जो होते हैं वह है फ्लोएम। जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं और फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट होते हैं। ये आपको आगे करा दूंगा, लेकिन अगर अभी ऐसे बस बता रहा हूँ, डोंट बी पैनिक। आप सोचे कितना लंबा चौड़ा चले जा रहे हैं, लंबा चौड़ा नहीं जा रहे हैं, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो कभी कभी आपको लगता होगा कि कितना इतना बड़ा चीज़ है, लेकिन पढ़ते पढ़ते यही सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फर्स्ट टाइम पे जैसे होता क्या है बेटा, कि जब आप किसी सुनसान रास्ते पे अगर पहली बार जा रहे हो तो आपको डर लगता रहेगा, लेकिन अगर उस रास्ते से मैं डेली गुजर रहा हूँ तो, या आप भी अगर उस रास्ते से 4 से 5 बार गुजर जाओगे तो डर खत्म हो जाएगी। ये कुछ नहीं है ये। तो पहली बार सुन के लगता है इतना ज़्यादा, इतना कुछ कैसे याद होगा। यही जब बार बार धीरे धीरे रिवीजन करते चले जाओगे तो फिर तो आप अपने आप को ही बॉस समझोगे। मुझे ये भी आता है सर, मुझे वो भी आता है, मैं ऐसे मैं वैसे, ठीक, तो वो होने लगता है। ये चीज़ें हैं। तो उसी तरह जाइलम की अगर हम लोग बात करेंगे कि जाइलम, तो जाइलम 4 एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम भी उस तरह से 4 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो ये जाइलम और फ्लोएम सेपरेट करके हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर आपको वो सारी चीजें दे देंगे। अब यहाँ पर जब बात करते हैं स्पेसिफिक टिश्यू, तो स्पेसिफिक टिश्यू या इसी को सेक्रेटरी टिश्यू कहते हैं, जो किसी चीज का सेक्रेशन करता है। स्पेसिफिक टिश्यू या सेक्रेटरी टिश्यू जो किसी चीज का सिक्रेशन करने का काम करता है। अब आइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन वो ऑन दी बेसिस है। चलिए पहले तो ये थोड़ा सा एक बार डिवीजन देख लिया आपने कैसे बटा है। तो पहले हेडिंग देंगे हम लोग कौन सा, तो फर्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए ये ए हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है, मेरिस्टेमेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिससे मिलके बना है। ग्रीक वर्ड मेरिटोस होता है, जिसका मतलब ही होता है एबिलिटी टू डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही है एबिलिटी टू डिवीजन। ओके, तो चलिए अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक अपना कुछ कैरेक्टर होते हैं।
सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते किसको हैं? The tissue, the cell of the tissue, the cell of this tissue have power of division या है ability to division या है power of division. The cell of this tissue have power of division, that is cell that can divide, तो जिस सेल में, प्लांट के टिश्यू के जिस सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी होगी उसको कहेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहली बात, कोई भी टिश्यू जिस सेल में, जिस टिश्यू के सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी है, यानी जिसमें सेल डिवीजन हो सकता है, उसी सेल को, उस टिश्यू के सेल को या उस टिश्यू को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। टिश्यू किससे बना है? सेल से, और सेल क्या करता है? सेल डिवीजन। तो जब भी सेल डिवीजन प्लांट के किसी सेल में होता है, यानी अगर वो सेल जिस टिश्यू में है उसी टिश्यू को हम लोग कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड उस सेल को कहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, तो सेल दैट कैन डिवाइड कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल, and that tissue is called मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब उस सेल को हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल एंड उस टिश्यू को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। ओके, अब कुछ कैरेक्टर है। कैरेक्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, कैरेक्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल के कुछ कैरेक्टर देखेंगे हम लोग कि मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। ओके, तो जिसके बेसिस पर ये फाइंड आउट होता है कि यह सेल कैसा है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसके, किसके? इस मेरिस्टेमेटिक सेल के। जैसे तो फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले सेल रिटेन पावर ऑफ डिवीजन, यानी जिसमें डिवीजन करने की टेंडेंसी होगी उसी को कहेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म विथ a smaller vacuole or absent। वैक्यूल आप जानते हो, सेल के टॉपिक में पढ़े थे, अप्रॉक्स 90% पार्ट जो है वह वैक्यूल कवर करता है। एक सेल का मैच्योर प्लांट सेल है तो एक लार्ज वैक्यूल होता है जो 80 to 90% प्लांट के सेल के हिस्से को कवर कर लेता है। तो या तो इसमें वैक्यूल, जो प्लांट सेल का जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, या तो इसमें वैक्यूल नहीं होंगे, और अगर होगा भी तो काफी छोटा होगा, और प्रोटोप्लाज्म डेंस होंगे, यानी पूरा घना, बहुत ज्यादा डेंस प्रोटोप्लाज्म होंगे। तो प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंपोनेंट हैं विथ न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसको, तो यहाँ न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं?
यहां से यहां, इसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर के कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों कंपोनेंट जब मिक्स हो जाता है, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, तब क्या कहलाता है? यह प्रोटोप्लाज्म। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों आ गया। साइटोप्लाज्म का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारी चीज, तो वो सारा चीज का नंबर जो होगा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए कहते हैं डेंस प्रोटोप्लाज्म विद स्मॉलर वैक्यूल और एब्सेंट, यानी वैक्यूल या तो होगा नहीं तो वैक्यूल एब्सेंट हो जाएगा। ओके, तो पहले तो यहाँ ये बातें हो गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। इसके सेल का जो शेप होगा आइसोडायमेट्रिक होगा। आइसोडायमेट्रिक से विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? अभी आपको एक किस तरह से डायग्राम बताया था बेटा, यह टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर में बहुत सारे सेल हैं। ओके, यानी कि दो सेल के बीच का जो स्पेस है वह कंप्लीट एब्सेंट, इतना घना होता है। ये जो स्पेस है नॉर्मली टिश्यू इस तरह से होंगे, यह सेल, यह सेल, यह सेल, यह सेल, दो सेल के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, लेकिन यहां पर दो सेल के बीच में स्पेस नहीं होगा, उसी को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो विदाउट या इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, यानी इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा इसमें नहीं होंगे। तो ये बात हो गई इंटरसेलुलर स्पेस, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। न्यूक्लियस का जो साइज होगा वह बड़ा होगा। न्यूक्लियस इज बिगर साइज। न्यूक्लियस का साइज क्या होगा? न्यूक्लियस का साइज जो है वह बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में देखो सेलुलोज, सेल वॉल जो होंगे वह थीन होंगे। थीन सेल वॉल, और सेल वॉल जो होंगे वह थीन होंगे क्योंकि वहां पर सेलुलोज का जो बॉडी सेलुलोज का बना होता है जो सेल वॉल, ठीक है, तो वह थीन सेलुलोज का होगा। अब मेटाबॉलिकली कैसा होगा? तो मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई, तो कहते हैं मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव कहने का मतलब मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो बहुत हाई स्पीड से होगा, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव, वेरी एक्टिव, यानी मेटाबॉलिज्म जो होंगे वह इसमें बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो से ये आप क्लोरोप्लास्ट ये सब पढ़े होंगे प्लास्टिक, तो शुरू में इसमें कलरलेस प्रोटोप्लास्ट होते हैं, यानी कि जो ग्रीन कलर का या इस तरह का कुछ कलरफुल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो कहते हैं कलरलेस प्रोप्लास्टिक। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल कि उसमें क्या क्या नहीं होगा, तो जिसमें पावर डिवीजन करने की टेंडेंसी होगी, डेंस प्रोटोप्लाज्म होंगे, साथ ही साथ इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा,
उसके साथ मेटाबॉलिकली एक्टिव होने के साथ न्यूक्लियस का साइज थोड़ा बड़ा होगा और सेल वॉल जो थिकनेस है वो कम होगा। बाकी सेल का थिकनेस मोटा होता है, लेकिन इसे डिवीजन करना है तो सेल वॉल का साइज शेप जो होगा वो काफी थिन होगा। तो ये सब जो है कुछ कैरेक्टर हैं वो। अब आइए, ये तो कैरेक्टर देख लिए। अब टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग बेसिस के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं। तो क्या है, तो कहते हैं, हेडिंग देंगे टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पहले किस टाइप का मेरिस्टेमेटिक बना उसके बेसिस पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वह कितने तरह के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ origin and डेवलपमेंट, इस बेसिस पर मेन रूप से 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, 3 तरह के। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट में on the basis of origin and development 3 types, कौन कौन। फर्स्ट में प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम कहने का मतलब, प्रो का मतलब वर्ड क्या होता है, स्टार्टिंग से पहले वाला। प्रो का मतलब बिगिनिंग, और मेरिस्टेम तो है, यानी मेरिस्टेम बनने से ही भी पहले स्टार्टिंग का। अब होता क्या है देखिए, सीड कैसे बनते हैं, तो सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन से बनता है। यानी ये बात को समझिए एक बार फिर से, प्लांट का एक तरफ मेल गैमेट और दूसरे तरफ फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का मतलब आप क्या जानते हो, पॉलन ग्रेन में कौन सा पार्ट, तो पॉलन ग्रेन आप जानते हो, ठीक है। चलिए, और फीमेल का मतलब हो गया आपको ओवम, ओवम के अंदर ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स के अंदर में आता है एग सेल, ठीक। तो यहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जब फ्यूज करते हैं, ये हो गया फ्यूजन, तो क्या बन जाता है, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। यही एम्ब्रियो कहां चला जाता है, ये एम्ब्रियो ये हो गया सीड, ये एम्ब्रियो सीड में आ गया। तो सीड में जो पहला मेरिस्टेम, अब जब आप क्या करते हो, इसी सीड को ट्रांसफर करते हो, कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ये समझ लीजिए सॉइल में, सॉइल के पार्टिकल हैं, यहां पर आपने सीड को डाल दिया, ये हो गया सीड, ये हो गया सॉइल पार्टिकल। ओके बेटा, ये सॉइल के पार्टिकल हो गए। अब धीरे धीरे जब इस सॉइल में नमी होती है, पानी आता है, तो यहां से क्या बन के निकलता है, इसी सीड से प्लांट बन के निकल गया। तो प्लांट बनने का मतलब क्या हुआ, प्लांट कब बना, ये सीड से प्लांट कब आएगा। यानी एक छोटा सा बच्चा, बड़ा सा, आपका भी जब जन्म हुआ होगा तो काफी आपकी साइज छोटी हुई होगी, तो आप इतने बड़े कैसे हो गए। दिस इज ओनली ड्यू टू
सेल डिवीजन, ग्रोथ हुआ आपका। तो ग्रोथ वर्ड कहीं पर आता है, इसका मतलब है कि वहां पर सेल डिवीजन का टर्म आने वाला है, सेल डिवीजन से रिलेशन है। तो ये सीड से प्लांट कब बना, जब इस सीड में डिवीजन हुआ। तो सीड में डिवीजन क्यों हुआ, यानी इसके अंदर का कोई तो सेल होगा जो डिवाइड किया होगा, और प्लांट का कोई भी ऐसा सेल जो डिवीजन करने की टेंडेंसी रखता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, या मेरिस्टेमेटिक, उस टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो सीड के अंदर में जो डिवीजन करने की टेंडेंसी रखने वाला जो सेल है या टिश्यू है, वही है आपका प्रोमेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम अर्ली ओरिजिन है, यानी वो एम्ब्रियो ऑफ सीड में प्रेजेंट होता है। कौन, प्रोमेरिस्टेम एम्ब्रियो ऑफ सीड में प्रेजेंट होता है, यानी सीड के अंदर होगा। जब सीड डिवाइड करता है तो डिवाइड वर्ड जैसे ही आया, यानी सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जिस सेल में प्लांट के होता है उसे मेरिस्टेम। तो अर्ली स्टेज में आया, इसलिए इसका नाम बिगिनिंग यानी कि प्रोमेरिस्टेम हो गया। अब समझ में आई बात आपको। तो ये ऐसा है, प्राइमरी स्टोल है। तो आइए इसको लिखते हैं हम लोग। पहले इतनी बातें समझ गए हम, अब इसको लिखते हैं। A group of cell which are present in embryo of seed, which divide to form प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, विच डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये जब प्रोमेरिस्टेम ही डिवाइड करके क्या बना देता है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम। तो सेकेंड टाइप हम लोग देखेंगे, उसका नाम है प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्रोमेरिस्टेम के बाद में क्या है, तो वह है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये कहां से, प्राइमरी मेरिस्टेम को भी क्या कह सकते हैं, जब हम कह रहे हैं कि प्रोमेरिस्टेम क्या बनाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम, तो ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम डिराइव फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। एक ही बातें हो गई। तो प्राइमरी मेरिस्टेम डिराइव फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। तो पहले ये बात तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। ओके, अब ये कहां मिलता है, तो ये हमें मिलता है प्रोमेरिस्टेम के नीचे। ठीक है, और कहां पर, तो सबसे पहले शूट एंड रूट एपिसेज पे। तो लिख देता हूं, इट इज derived from promeristem, derived from promeristem and found below promeristem. अब it is found at apex of या एपिसेज ऑफ रूट एंड शूट, या फिर टिप पॉइंट ऑफ रूट एंड शूट। तो रूट एंड शूट के जो भी टिप पॉइंट हैं वहां पर ये हमें मिलता है, कौन, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, साथ ही साथ
एपिसेज ऑफ लीव्स एंड एपिसेज ऑफ लीव्स के एपिसेज में एंड एपिसेज ऑफ लीव्स के एपिसेज पार्ट में, या इंटरकैलरी पार्ट। साथ ही साथ इंटरकैलरी पार्ट क्या है वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो ये रूट के टी पॉइंट पे, शूट के टी पॉइंट पे या लीफ के एपिसेज पॉइंट पे ये हमें मिलता है। अब रूट का टी पॉइंट, शूट का टी पॉइंट क्या है देखिए, ओके ये देखिए, ये प्लांट का ये जो रीजन हुआ, ये इसका टिप पॉइंट, ये ब्रांच का टिप पॉइंट, ये टिप पॉइंट हुआ। तो इसी को कहते हैं, ये हो गया रूट एपिसेज, ये हो गया, ये जो रीजन है इसको कहेंगे शूट एपिसेज, या और अच्छे से समझने के लिए ये यहां पर मैं दिखा देता हूं, इसको कहेंगे शूट एपिसेज। तो रूट के इस रीजन में जो सबसे लास्ट टिप पॉइंट है, जो ग्रोथ करके अपनी लंबाई बढ़ाता है, यहां पर होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम और यहां पर होते हैं प्राइमरी। जहां पे भी लंबाई बढ़ना है, लेंथ बढ़ना है, वहां पर होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एंड डिफरेंशिएशन के लिए। तो कहते हैं, इस डायग्राम को मिटाता हूं मैं, और यही प्राइमरी मेरिस्टेम क्या देता है, कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम gives rise to permanent tissue. Primary meristem gives rise to permanent tissue, and साथ ही साथ और टर्म प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या मिलता है, प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ या फिर और इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ का मतलब या तो उसी को, जब पहले किसी भी पेड़ को नोटिस करना, कोई भी अगर बड़ा प्लांट है तो पहले वो अपनी लंबाई बढ़ाता है, और लंबाई जब पहले बढ़ जाता है उसके बाद धीरे धीरे अपनी चौड़ाई बढ़ाता है। तो जिस रेट में प्लांट की लंबाई बढ़ती है उस रेट से चौड़ाई नहीं बढ़ती है, तो लंबाई पहले बढ़ता है, इसलिए उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लंबाई का बढ़ना। तो ये चीज हुआ प्राइमरी मेरिस्टेम से। ठीक, अब आइए चलते हैं हम लोग। तो प्राइमरी मेरिस्टेम ही डिवाइड करके बनाता है परमानेंट टिश्यू, यानी कि पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम फ्लोएम, जो भी आप देखते हैं वो। तो चलिए, पहले की ये बात हो गई। अब आइए सेकंड में, थोड़ा सा मुझे अपने
ये जो हमारा हथियार है इसमें गोला बारूद को डालना पड़ेगा। अपन थोड़ा सा लोडेड कर लो अपने बंदूक को, तभी कुछ काम हो पाएगा। खुल जा भाई, खुल गया। तो लगा आज शायद खुलेगा ही नहीं, ये मेरा गोला बारूद नहीं जा पाएगा। यस, चलो एक मार्कर तो मेरा हो गया काम करने के लायक। तो हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम तक की बातों को देख लिए। इसके बाद अब हम लोगों को क्या देखना है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम तो जिसका नाम ही है सेकेंडरी, यानी कि जो बाद में आया है। तो हेडिंग देंगे तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब कि दे आर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी ये स्टार्टिंग से नहीं है। दे आर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं है, ये बाद में डेवलप हुआ है। जैसे जैसे यानी प्लांट अपना पहले ग्रोथ कर लिया है, प्लांट बना है, तब उसके बाद ये डेवलप होकर के आया है। तो उसको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो स्टार्टिंग से नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग बट they are not present from beginning in the organ या tissue, but they develop later। लेकिन जो क्या हुआ है, बाद में डेवलप हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम ये क्या देता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को देता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा, दिखाता हूं, बताता हूं। सेकेंडरी मेरिस्टेम gives rise to secondary मेरिस्टेम गिव्स राइज टू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, यानी ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को बनाने का काम करता है। अब आपको मान लिया यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, आप बच्चे हैं, कंफ्यूजन होना भी चाहिए। अगर नहीं कंफ्यूजन होता है तो इसका मतलब है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स्ट्रा होना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। ये कंफ्यूजन अगर है तो कंफ्यूजन को बने रहने दीजिए और उस कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेंगे। देखिए सारी चीजें मिटा दी मैंने। अब बस यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम आपको दिख रहा है, जिसमें दो ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिख रहे हैं कि दे आर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग बट दे डेवलप लेटर, और दे मेरिस्टेम गिव्स राइज टू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, यानी ये ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू को बनाता है। अब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए एग्जाम्पल डालता हूं। तो एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड कैम्बियम इन डाइकॉट रूट। एग्जाम्पल है इसके
इंटर फैसिकुलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ऊपर लिखता हूं वुंड कैम्बियम या वुंड टिश्यू, और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, क्या कह दिया मैंने, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और वुंड टिश्यू, और एक कैम्बियम इन डाइकॉट, कैम्बियम इन डाइकॉट। ये सब जो है वो एग्जाम्पल हैं किसके, तो ये इंटर सेकेंडरी मेरिस्टेम के, डाइकॉट रूट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसको समझने के लिए यहां पर एक बातें लिखता हूं मैं। देखिए सबसे पहले क्या था, प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम क्या बना रहा था, प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाता है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बन रहा था, परमानेंट टिश्यू बन गया। और जब परमानेंट टिश्यू किसी तरह से डिवीजन करने की टेंडेंसी रीगेन कर ले, इसीलिए परमानेंट टिश्यू मैंने आपको एक चीज उसमें लिखाया था कि इसमें या तो परमानेंटली या टेम्पोररली डिवीजन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, यानी टेम्पोररली नहीं है, कभी वापस आता भी है, एट ए टाइम नहीं है, लेकिन दोबारा किसी सर्कमस्टांसेस से वापस आता है। तो जब इसी परमानेंट टिश्यू में डिवीजन करने की टेंडेंसी वापस आ जाए तो ये परमानेंट टिश्यू डिवाइड करके क्या बना देता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी, ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक, इस यहां पर लिख देता हूं समझने के लिए, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। उस तरह से फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। इतनी बात को ध्यान में रखिए। तो इसी सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम या कैम्बियम इन रूट। बात समझ में आई। और इससे क्योंकि ये जो है वो डिवाइड करके ही बनाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब देखिए यहां तक की बातें हो गई। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हम लोग आगे की बातें हैं, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहां से बन के आएगा, पैरेन्काइमा से बन के आएगा। पैरेन्काइमा जबकि क्या है, परमानेंट टिश्यू है। तो इसी पैरेन्काइमा में किसी वजह से डिवीजन करने की टेंडेंसी वापस आती है और वो डिवाइड करके सेकेंडरी मेरिस्टेम बना देता है। और यही सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड करके फिर क्या बनाएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रो मेरिस्टेम, ये तीन इंपॉर्टेंट बातें जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ये आपको मैं फिर से बताने वाला हूं अभी आगे की क्लास में, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आपको बताऊंगा मैं। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, तीन टर्म, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। ये एक छोटा सा चीज है, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में, पहले आप इतना समझ लो। तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई कि प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके आगे की बातें जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें ये समझेंगे हम लोग
कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट तो हुआ, अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन भी होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझिए। ओके, थैंक यू।